Welcome to my YouTube channel, Second Year Biology New Syllabus. We are discussing biology lecture series. We are doing chapter number 13, which is osmoregulation and thermoregulation. Lecture number 4 है आज. हम आज डिस्कस करेंगे osmoregulation in animals, किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स में osmoregulation का प्रोसेस होता है. अब हमारे पास कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स होंगे, कुछ मेरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मौजूद एनिमल्स को देखेंगे कि इन हैबिटेट में रहते हुए उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो उन प्रॉब्लम्स को ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो सॉर्ट आउट करता है. तो सबसे पहले अगर फ्रेश वाटर में देखें तो फ्रेश वाटर में हमारे पास जो है वो दो तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. एक तो आपका जो एनिमल है फ्रेश वाटर में रहने वाला, फ्रेश वाटर एक ऐसा पानी होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है. इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है और एनिमल की बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है. तो यहाँ पे एक नेचुरल टेंडेंसी है कि पानी हमेशा जो है वो सॉल्ट की तरफ मूव करता है. जिस तरफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी उस तरफ मूव करेगा. इसके आप लोगों ने ये की पॉइंट याद रख लेना है इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए कि जब आप कोई सॉल्टी और स्पाइसी चीज़ खाते हो तो पानी, आपको प्यास जो है वो उस टाइम पे ज़्यादा लग रही होती है. इसका मतलब है आपकी बॉडी जो है वो पानी डिमांड कर रही है, क्योंकि साल्ट गया है अगर उसके अंदर तो पानी की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी. जिस तरफ सॉल्ट ज़्यादा होंगे पानी उसी तरफ मूव करेगा. तो फ्रेश वाटर में एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हाइपरटोनिक होते हैं. तो बिकॉज दे आर हाइपरटोनिक तो वाटर की टेंडेंसी है कि वो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ के अंदर जो है वो मूव करेगा. जो फिशेज़ फ्रेश वाटर में रह रही हैं उनमें मुसलसल पैसिवली जो है वो सबसे पहले पैसिव वाटर एंट्री होगी. तो अब जब ऑस्मोसिस के थ्रू पैसिव वाटर एंट्री हो जा रही है तो वो उसके अलावा इसकी जो गिल्स होती हैं, परमिएबल सर्विसेज हैं, वहाँ से भी वाटर इंटर हो रहा है. तो यहाँ पे एक ख़तरा है बॉडी को कि बॉडी जो है उसमें ब्लॉटिंग हो जाएगी. बॉडी के सेल्स पानी के बहुत ज़्यादा फिल होने की वजह से रप्चर होने का ख़तरा होता है. और सेकंड चीज़, इन्वायरमेंटल चैलेंज का जो सामना करना पड़ता है वो ये है कि यहाँ पर आयन जो हैं, जो सॉल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जिसमें सोडियम और क्लोराइड आयन्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो बॉडी से मुसलसल जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो जा रहे हैं, सराउंडिंग वाटर में जा रहे हैं. क्योंकि सराउंडिंग वाटर में कम है साल्ट्स और बॉडी में ज़्यादा है तो सॉल्ट्स इसलिए मुसलसल डिफ्यूज़ आउट हो रहे हैं. तो ये आप लोगों ने यहाँ पर दो चैलेंजेस अपने की पॉइंट के तौर पे याद रख लेने हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा पैसिव वाटर एंट्री हो रही है और सॉल्ट जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है. अब एक क्या यहाँ पर, ये तो थे चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम थे इन्वायरमेंट में. अब ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट करता है. तो सबसे पहले अडेप्टिव मेथड्स में हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, क्योंकि इनमें पानी बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, पैसिवली पानी इनकी बॉडी में मूव कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद ये क्या करते हैं, एक्टिव सॉल्ट ट्रांसपोर्ट. एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पीछे हमने डिस्कस किया पानी पैसिवली जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा हुआ है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है विदाउट द यूज़ ऑफ एटीपी, विदाउट द यूज़ ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी के यूज़ किए बगैर ही पानी जो है वो मूव करे जा रहा है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. लेकिन दूसरी तरफ जो है एक्टिवली पंप करने का मतलब होता है कि आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, जैसे सॉल्ट हो सकते हैं, वो पानी हो सकता है. यहाँ पे सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं तो सॉल्ट अपनी डायरेक्शन में वो लो डायरेक्शन से जो है वो हाई डायरेक्शन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. तो जाहिर सी बात है अगर एक चीज़ लो से हाई की तरफ जा रही है तो उसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए जो कि वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज करती है और इसको हम कहते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही है. तो यहाँ पे एक्टिव सॉल्ट ट्रांसपोर्ट होती है. और तीसरा जो अडेप्टिव मेथड है, इन फिशेज़ ने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, वो ये है कि ये रेयरली ड्रिंक वाटर. बहुत कम जो है ये स्पीशीज़ पानी पीती हैं. जो फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं वो पानी बहुत रेयर पीती हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी पैसिवली पानी मूव करता जा रहा है. तो उन्होंने एक बिहेवियर अडेप्ट किया है कि वो पानी पीती नहीं है, वो अपनी पानी को अपनी बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू लेके ही नहीं जाती. हाँ, अगर उनकी बॉडी में पैसिवली जा रहा है तो वो तो उनको एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है. तो एक बार इसको फिर हम लोग समराइज़ करेंगे उस स्लाइड में जाके जब हम डिफरेंस देखेंगे फ्रेश वाटर का और मेरीन का. तो फ्रेश वाटर में जो की मैकेनिज़्म एक्शन में है वो यही है कि
एक्टिव आयन अपटेक, सॉल्ट को एक्टिवली अपटेक किया जाता है, और ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन, स्किन एंड गिल्स पैसिवली टेक इन वाटर, यहाँ पे लेके जा रहे होते हैं ड्यू टू हाई इंटरनल सल्यूट कंसंट्रेशन। ये इसके की मैकेनिज्म है जो हम ऑलरेडी ऊपर वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सक्रीटरी एडजस्टमेंट किस तरह से होती है कि इनकी जो किडनी होती है वो फिल्टर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड को और ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है। तो ये तीन जो की मैकेनिज्म है एक्शन में है, ये हम ऑलरेडी अबव स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से इसमें आयन की सॉल्ट को एक्टिवली अपटेक किया जाता है और पानी को जो है वो पानी पैसिवली इसमें मूव कर लेता है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकते हैं कि सॉल्ट को किस तरह से ये जो फ्रेश वाटर में लेके जाते हैं, तो सॉल्ट को एक्टिवली लेके जाया जाता है विद द यूज़ ऑफ एटीपी, और ऑस्मोटिक वाटर जो ऑब्जॉर्प्शन होती है वो पैसिवली पानी एब्जॉर्ब हो रहा होता है फ्रेश वाटर स्पीशीज़ के अंदर। और इसके अलावा इसकी जो इसमें यूरिन की प्रोडक्शन है, किडनी वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है। दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज़। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैरीन वाटर जो फिशेज़ हैं उनको क्या चैलेंजेस का सामना है। अब मैरीन वाटर एक ऐसा पानी होता है जिसमें साल्ट की कंसनट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है। अब जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एनिमल की बॉडी में साल्ट की कंसनट्रेशन क्या होगी, वहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। अब जिस तरफ सॉल्ट ज़्यादा है पानी तो उस तरफ मूव करेगा। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्ट ज़्यादा है तो पानी क्या होगा, वो फिश की बॉडी से निकल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जा रहा है। जब वो मुसलसल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा तो फिश की बॉडी के अंदर मसला हो जाएगा कि उसका सारा पानी निकल के बाहर चला जाएगा, तो फिश की बॉडी में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन की वजह से उसके सेल्स जो हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे। इस तरह से ये डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है सबसे पहले तो एनवायरमेंटल चैलेंज में। और दूसरा सॉल्ट ओवरलोड, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्टीन्यूसली डिफ्यूज़ इनटू बॉडी फ्लूइड। देखें अब बाहर की इन्वायरमेंट में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो वो सॉल्ट ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ होना शुरू कर देते हैं। अब जो प्रीवियस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो इसका रिवर्स था फ्रेश वाटर में। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो अगेन इसको रिकॉल करेंगे। आई होप आपका यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अडेप्टिव मेथड्स में इन्होंने क्या किया है। आपके पास जो मेरीन फिशेज़ हैं, सबसे पहले तो ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो ड्रिंकिंग करती हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो रही है, तो इनको उस पानी को रिप्लेस करना है जो पानी लॉस्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये मुसलसल कॉन्टीन्यूस ड्रिंकिंग करती हैं। उसके अलावा ये अपनी बॉडी का पानी बचाने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं जिसमें पानी की अमाउंट जो है वो बहुत कम रिलीज़ हो सके यूरिन में और सॉल्ट मैक्सिमम हो। कंसनट्रेटेड यही है ना कि पानी की मिकदार बहुत कम हो और सॉल्ट की बहुत ज़्यादा हो, तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। और एट थर्ड पॉइंट ये क्या करती हैं, ये एक्टिव सॉल्ट एक्सक्रीशन करती हैं। ये इनके अंदर क्योंकि सॉल्ट जो है वो डिफ्यूज़न हो रहे हैं मुसलसल, इन्वायरमेंट में सॉल्ट ज़्यादा है, वो मुसलसल इनकी बॉडी में मूव करे जा रहा था, तो ये 3 तरीके अपनाती हैं अपने सॉल्ट को बाहर निकालने के लिए। सबसे पहला जो मेथड है वो इसमें है कि क्लोराइड सेल्स को यूज़ करती हैं और यूज़ एटीपी, और वो एक्टिवली पंप करते हैं आपके सारे सॉल्ट्स को जो हैं वो बॉडी से पकड़ के इन्वायरमेंट में निकाल रहे होते हैं। क्लोराइड सेल्स होते हैं, उसके अलावा किडनी, और थर्ड जो है वो रेक्टल ग्लैंड है। ये तीनों मिलके यहाँ पर क्लोराइड सेल्स, किडनी एंड रेक्टल ग्लैंड्स, ये तीनों मिलके एक्टिवली बॉडी से सॉल्ट को एक्सक्रीट करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकाल देती हैं। फिशेज़ ने ये वाला अडेप्टिव मेथड जो है वो अपनाया हुआ है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ऊपर हमने जो है वो की कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि फ्रेश वाटर स्पीशीज़ किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करती हैं, मैरीन वाटर फिशेज़ अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करती हैं। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन है। ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये इंतहाई इस आसान टॉपिक है अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो इसमें अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ही एक डिफरेंस उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। उस डिफरेंस में सबसे पहले कहते हैं कि इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट की बात की जाए तो फ्रेश वाटर जो है वो हाइपरटोनिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और मैरीन वाली हाइपोटोनिक होती हैं। तो अब अगर जो हाइपर है, हमने डिस्कस किया जो हाइपर है उसमें पैसिव जो वाटर है वो गिल्स के थ्रू पैसिवली वाटर मूव इन करी जाएगा, और जो हाइपोटोनिक हैं उनमें क्या है, वो हाइपोटोनिक है तो
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उनका हाइपरटोनिक है और पानी हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है। पानी हमेशा उस तरफ मूव करेगा जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे पानी जो है वो पैसिवली बॉडी से बाहर निकल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ऑस्मोटिक वाटर जो ग्रेडियंट है जिसमें पानी मुसलसल अंदर जा रहा है उसमें बॉडी में ब्लॉटिंग हो जाएगी, पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, ये उसको एक डेंजर था। और इसमें जो पानी मुसलसल लॉस हो रहा था इसमें डिहाइड्रेशन का खतरा था। अब ड्रिंकिंग बिहेवियर इनका क्या है, क्योंकि इनमें पानी पैसिवली आया जा रहा है इसलिए ये रेयरली वाटर ड्रिंक करती हैं, और क्योंकि इनमें पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन का इनको खतरा है, इसलिए ये समंदर का पानी मुसलसल मैक्सिमम जो है वो उसको यूज़ करती हैं। यूरिन प्रोडक्शन की बात की जाए तो आपको पता है कि फ्रेश वाटर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि ये हाइपरटोनिक है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए पानी इसकी बॉडी के अंदर मूव करेगा। तो क्योंकि अंदर पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे ताकि मैक्सिमम पानी बॉडी से निकल सके। और दूसरी तरफ आपकी जो मैरीन एनिमल्स हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत उनको आपको पता है उनको उनकी बॉडी से पानी बाहर निकल के जा रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो उनको तो डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वो क्या करती हैं, वो बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और पानी को कम रखा जाता है। अब यहाँ पे मेरीन एनिमल्स जो हैं उनका ऑस्मो रेगुलेशन का एक ही मकसद होता है कि वो पानी को रिटेन करना चाहती हैं बॉडी में, क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन का मसला है। और दूसरी तरफ जो फ्रेश वाटर हैं, क्योंकि उनको ब्लॉटिंग का मसला है, उनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, उन्होंने पानी को मुसलसल मूव आउट कराना होता है। तो वो मूव आउट कराने के लिए डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं फ्रेश वाटर, ताकि मैक्सिमम पानी को बाहर निकाला जा सके। और दूसरी तरफ जो मेरीन होती हैं वो क्या करती हैं, वो मैक्सिमम जो है वो सॉल्ट्स को बाहर निकालती हैं। गिल सेल फंक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट होती है, बॉडी में सॉल्ट को लेके आया जाता है और यहाँ पे बॉडी में से सॉल्ट को बाहर निकाला जाता है। दैट वाज द डिफरेंस ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स और मेरीन एनिमल्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने लैंड अडेप्टेशन देखनी है कि किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होती है। तो सबसे पहले अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में आपने देखा होगा कि इंसेक्ट्स का बड़ा फेमस है कि इसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होती है। अब वो वैक्सी क्यूटिकल वो लीव्स में हो या यहाँ पे अगर वो इंसेक्ट्स में भी है तो वो क्या करती है, हमेशा वाटर की एवेपोरेशन को रोकती है, वाटर के लॉस को रोकती है। तो जब वाटर का लॉस रुक जाएगा पानी उसके अंदर रिटेन करेगा। ये इसने एक अपना अडेप्टिव बिहेवियर बनाया हुआ है कि क्योंकि वैक्सी क्यूटिकल इसलिए होती है इंसेक्ट्स में कि पानी सारा जो है वो एवेपोरेट ना हो जाए, एनिमल की बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो उसके लिए एक अडेप्टेशन है कि इन्होंने वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो कि काइटन की बनी होती है वो इम्परमिएबल होती है और एवेपोरेटिव लॉस से बचाती है। इसी तरह रिप्टाइल्स की बात की जाए तो क्रोकोडाइल में देखा होगा आपने कि उसमें कैराटिन एक प्रोटीन है, जैसे आपकी नेल्स की होती है, इसी तरह से उनकी स्किन के ऊपर कैराटिनाइज्ड स्केल्स होते हैं। वो भी इसी तरह से है कि वो कैराटिनाइज्ड स्केल जो है वो पानी की एवेपोरेशन को रोकते हैं और वाटर लॉस जो है वो बॉडी से कम कर देते हैं। पानी इस तरह से उनकी सरफेस के ऊपर बॉडी में रिटेन रहता है और ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं। अगर मैमल्स की बात की जाए तो मैमल्स में सबसे पहले तो बर्ड्स में जो फीदर्स होते हैं ये डेड कैराटिनाइज्ड स्किन है। इसके अलावा इसमें जो आपके बर्ड्स हैं उनके आपने फीड्स पे देखा होगा कि उनके जो फीड्स होते हैं उसके ऊपर भी कैराटिनाइज्ड जो होते हैं वो आपके पास सरफेस उनकी कैराटिनाइज्ड होती है, हार्ड होती है, वहाँ से भी वाटर लॉस नहीं हो सकता। इसी तरह से बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं उनके जो पर होते हैं वो भी डेड सेल्स होते हैं, वहाँ से भी वाटर लॉस नहीं होता। तो उन्होंने तो अपने आप को जो है वो इसके अलावा ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं आपकी स्किन के ऊपर जो वाटर लॉस से बचा लेते हैं। इस तरह से ये जो आप लोगों के टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स में हमने देखा कि इन्होंने डिफरेंट अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट किए हुए हैं ताकि ये पानी को रोक सके ज़ाया होने से और उसको ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए अपनी बॉडी में स्टोर कर सकें, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में हमेशा वाटर लॉस का ही खतरा होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एंड अडेप्टेशंस हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल होते हैं उन्होंने
किस तरह से उन्होंने सर्वाइव करना होता है, वो सबसे पहले तो एक्सक्रीटरी जो हैं वो अडेप्टेशंस करते हैं। अब आपको पता है एक्सक्रीशन जो है वो 3 तरह की एक्सक्रीशन होती है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। आप मैट्रिक में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हो। अमोनिया जो वेस्ट है एनिमल्स में, उसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है। यूरिया को थोड़ा सा कम पानी चाहिए होता है और यूरिक एसिड को बहुत कम पानी चाहिए होता है एक्सक्रीशन के लिए। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी एक्सक्रीशन सिक्रीट करते हैं वो या तो यूरिया की फॉर्म में करते हैं या वो यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं। वो किस लिए, ताकि मिनिमम पानी के साथ जो है वो वेस्ट बाहर निकल सके और पानी को बचाया जा सके लॉस से। इसी तरह से अगला जो है वो उनका होता है नॉकटर्नल बिहेवियर। नॉकटर्नल से मुराद कि वो सिर्फ रात के टाइम बाहर निकलते हैं। दिन के टाइम क्योंकि ड्राई कंडीशन होती है, सन की वजह से हॉट इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे एवेपोरेशन के ज़रिए पानी के लॉस होने का ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए वो आते ही जो है वो नाइट में बाहर आते हैं। अदरवाइज़ वो डे टाइम में अपनी जो भी हाउसेस बने होते हैं या उनकी बिलें बनी होती हैं वो वहीं पे रहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड है, दैट इज़ वेरी यूनिक पॉइंट एंड दैट इज़ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में आप लोगों ने एक पढ़ा हुआ है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में आपका जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है एटीपी की फॉर्म में। अब ये जो कैंगरू रैट, जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल हैं, ये जो सीड्स खाते हैं उसमें मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में पानी जो है वो मौजूद होता है, तो ये वहाँ से जो है वो अपना जो है वो वहाँ से वाटर जो है वो उसको गेन करते हैं और इस तरह से ये अपना जो है वो इस कदर जो है वो ड्राई कंडीशन में अपने पानी का बंदोबस्त करके वहाँ पे अपना सर्वाइवल करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एक प्रोसेस है जिसको एनहाइड्रोबायोसिस भी कहा जाता है। ये एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की जो है वो सिचुएशन है। ये कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जैसे जिसको टॉर्डिग्रेड्स भी कहा जाता है और आपकी बुक पे इसको वाटर बियर्स भी लिखा हुआ है। ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ये एक डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं और एक ऐसी डॉर्मेंट स्टेट होती है कि दे कैन नॉट इवन मूव और इनके बॉडी सेल इस तरह से होते हैं कि वो जैसे मर चुके हों, बट उनका फिर भी स्ट्रक्चर रिटेन रहता है सेल्स का। और इसकी अगर देखें तो एनहाइड्रोबायोसिस द एबिलिटी ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव सिवियर डेसिकेशन कंडीशन आ जाती है, यहाँ तक कि इनकी सस्पेंडेड एनिमेशन, ये जो मूव करना है, ये मूव करना भी छोड़ देते हैं बिल्कुल। ये वाटर बियर्स जो हैं आपके पास, ये मूव करना भी छोड़ देते हैं, एक डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन क्या है कि इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी इनकी जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको रिटेन रखा जाता है। और जैसे ही पानी जो है वो इन्वायरमेंट में मैक्सिमम वापस आ जाता है तो ये डॉर्मेंट स्टेट से मूव कर जाते हैं, फिर ये डॉर्मेंट स्टेट से मूव कर जाते हैं एक्टिव स्टेट में और ये एक्टिव हो जाते हैं। अब ये था एनहाइड्रोबायोसिस का कॉन्सेप्ट कि एनिमल एक्सट्रीम डेसिकेशन और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में अपने आप के सर्वाइवल के लिए जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और फिर जैसे ही पानी मिलता है तो वो फिर से एक्टिव स्टेट में आ जाता है। दैट वाज एनहाइड्रोबायोसिस। अब ये जो है वो कुछ टेक्स्ट लेक्चर रेफरेंसेस डाले गए हैं बुक से, वही मरीन का और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। और इसके अलावा इसी यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। तो आपने बस याद रखना है कि जो फ्रेश वाटर की फिशेज़ होती हैं उनको क्या सामना करना पड़ता है, उनको ब्लॉटिंग का सामना करना पड़ता है। उनकी बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, इसलिए वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। और जो मेरीन होती हैं उनको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। यही जो है वो इसमें थोड़ा जो है वो एक डिफ़िकल्ट पॉइंट था, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो इससे ईजी पॉइंट भी नहीं हो सकता इस लेक्चर में। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ देयर इज इन कमेंट सेक्शन।